हालांकि किरण जी ने छोटे मोटे काम काफी किए हैं, पर जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप कोई काम नहीं हो पाए। सरकार का ये मानसिकता होनी चाहिए कि 200 ही विधायक जहाँ से चुन के आए हैं वहाँ पर विकास होना चाहिए, 2.5 साल का बखेड़ा नहीं होए। आज बंद है तो इन्होंने कल वो मुख्यमंत्री महोदय ने इन सारी चीज़ों को कहा कि ठीक है अब लॉकडाउन 5 बजे से हो गया, तो ये सारी चीज़ें पहले कहाँ थी। आपने सीपी साहब का नाम लिया, सीपी साहब ने जैसे जिला स्तरीय कुछ सुविधाएं नाथद्वारा में ट्रांसफर करी, क्या ये चुनाव जीतते हैं तो हम ये उम्मीद करें कि वो सुविधाएं वापस राजसमंद में ट्रांसफर होगी? नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव कल मतलब 17 तारीख को होने वाले हैं। अब एक दिन शेष है। हम यहाँ राजसमंद के प्रमुख मुद्दों के बारे में लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत हम आज आए हैं राहुल जी दीक्षित से हम बात करेंगे राजसमंद में जो चुनाव हो रहा है उस पर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, राजसमंद की क्या प्रमुख ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं जो अब तक छूट गई है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो चुनाव होने जा रहा है कोरोना की जहाँ महामारी चल रही है ऐसे में चुनाव हो रहा है, आपका क्या कहना है राजसमंद में ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? राजसमंद में ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है, मैं जानता हूँ कि यार यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नजर आ रही है। यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो यहाँ के जो नगर परिषद के जो कार्य हैं उनको ही गिनाता हुआ आगे चल रहा है, जो हर मायने में बेबुनियाद और गलत है। आपके हिसाब से क्या राजसमंद की प्रमुख जरूरतें हैं? यहाँ की सबसे जो मुख्य जरूरत है वो है उद्योग। यहाँ के उद्योग के नाम पर शून्य है। एक जेके फैक्ट्री है जिसमें भी निरंतर गिरावट आ रही है। यहाँ पहले 5000 वर्कर काम करते थे जो आज 1000 ही रह गए थे। इससे क्या है कि जो यहाँ का जो प्रतिनिधि है जो भी आता है वो उद्योग के ऊपर फोकस कभी नहीं करता है। अभी जो कोरोना चल रहा है ऐसे में चुनाव प्रचार की बड़ी बड़ी रैलियां चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो सर्वविदित है कि ये एक आम जनता के ऊपर एक प्रहार किया जा रहा है। कल तक चुनाव प्रचार की सारी जो घोषणाएं थी वो आज वो हो गया था, ठीक है ना, आज बंद है। तो इन्होंने कल वो मुख्यमंत्री महोदय ने इन सारी चीज़ों को कहा कि ठीक है अब लॉकडाउन 5 बजे से हो गया, तो ये सारी चीज़ें पहले कहाँ थी। आज आम व्यापारी मर चुका है, शादी विवाह का सीजन आ रहा है, पूरा का पूरा भारत शादी विवाह और तीज त्योहारों पर ही निर्धारित है। पिछला साल भी इसकी डेट चल चुका था। इस बार जो अभी लगन है उसके अंदर इन्होंने इतनी पाबंदियां लगा दी है, पता नहीं आम आदमी आगे क्या करेगा ये उसके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं भी एक विवाह समारोह का प्रोग्राम अरेंजमेंट करता हूँ। आज सवेरे से मेरे 4 बुकिंगें कैंसिल हो चुकी है। मतलब आपके हिसाब से राजनेताओं की सत्ता का प्राथमिकता सिर्फ चुनाव है, उनको आम पब्लिक की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, आपने ये सही बात कही है। उनको आम आदमी जी रहा है या मर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। उनको तो सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये उसके लिए गौण है। अभी इस चुनाव में एक मुद्दा ये जो चल रहा था कि भाई बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो राजनीति हटकंडे हैं। ये तो क्या है उठा पटक हर 5 साल के भीतर ऐसी आती है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी जो चुनाव है वो अभी केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो मैं मानता हूँ अगर यहाँ का जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस का बनता है तो उसका फायदा होगा, बाकी तो जनता के हाथ में वो किसे चुनती है। जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? सूर्यप्रकाश। अच्छा, अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं राजसमंद में, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहे हैं? आपके हिसाब से राजसमंद की जो प्रमुख आवश्यकता है क्या क्या है? राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे भले अलग हों मगर जो जनता के मुद्दे हैं वो गलत है। तो राजसमंद धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत मजबूत है। और हमारे यहाँ जो श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश का टेम्पल है, तो एक टेम्पल बोर्ड बनाकर पूरी राजसमंद जिले को, और महाराणा प्रताप की भूमि है या ऐसे ऐतिहासिक कई पहलू है, कि यहाँ से बहुत नजदीक उदयपुर
बहुत नजदीक चित्तौड़, बहुत नजदीक हमारे राठौर में आकर कई पर्यटन चले जाते हैं, कई लोग आके जाते हैं, मगर राजसमंद जिला मुख्यालय पे हम उन्हें लाने में नाकाम रहे हैं। और ये कहीं कहीं इस योजना पर काम करना चाहिए और केंद्र को राजसमंद जिला मुख्यालय को बनाकर पर्यटन डेवलप करना चाहिए कि राजसमंद एशिया की सबसे बड़ी झील, दूसरे नंबर की, इसके आसपास ही हम इतना पर्यटन उद्योग डेवलप कर सकते हैं कि हमें इतने युवा बेरोजगार हैं, जितनी भी संख्या में, उनको हर कोने पर रोजगार मिल सके। अगर सरकार इस पर काम करे तो निस्संदेह हम बहुत कामयाब होंगे। अभी ये जो 10-15 सालों की जो सरकारें रही है, 10-15 सालों में राजसमंद में जो भी विधायक है, आपको क्या लगता है राजसमंद में कुछ बदलाव हुआ? निश्चित ही राजसमंद में विकास तो हुआ है और मगर जो व्यापार का केंद्र है या उद्योग का केंद्र, जो मेन मार्बल है, और मार्बल से इतनी रॉयल्टी राजस्थान सरकार को मिलती है, अगर उसका 50% ही अगर राजसमंद में लगाया जाए तो हमें इस राजसमंद को 4 चांद लगा सकते हैं। तो हमारा पैसा अगर हमारे राजसमंद जिला मुख्यालय और राजसमंद जिले में लगा दिया जाए तो निश्चित ही यहाँ की रोडें और यहाँ जो हमारी जो योजनाएं हैं उनको हम क्रियान्वित कर सकते हैं। उसमें और राजसमंद जिला बनने के बाद बहुत अच्छा कार्य तो हुआ है, हम मना भी नहीं कर सकते, मगर कुछ राजनीतिक वोट बैंक की खातिर कई बार राजसमंद झील भरने के बावजूद इसे बेवजह खाली कर दी जाती है, खाली वोट बैंक के लिए। तो अगर राजसमंद झील का पानी भी हम सहज कर रखें तो कम से कम 7 वर्ष पेयजल की हमारे को व्यवस्था हो जाएगी। अभी हाल ही में कटारिया जी ने एक बयान दिया महाराणा प्रताप पर, जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है, आपका क्या कहना है? कई बार ऐसा होता है कि हम भावुकता में आकर हम बोलना तो कुछ चाहते हैं, मगर बोलते वक्त जो शब्द बोलते हैं वो कुछ इस तरह से उठपटांग हो जाते हैं कि हमारा जो भाव होता है वो उन शब्दों में कहीं दब जाता है। तो निसंदेह उनका भाव तो सही था कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने, और इस मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, मगर उन्होंने जो शब्द शैली का प्रयोग किया था वो अनुचित थी। तो हमें भले राजनेता हो, कोई साहित्यकार हो या कोई अच्छा वक्ता हो, उससे बोलते वक्त इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस विवादों से बचने के लिए भाषा शैली का अच्छा प्रयोग होना चाहिए। अभी इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो चर्चा है कि बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी, आपका क्या कहना है? ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये पिछली बार भी उठा था, बाहरी क्या और आंतरिक क्या, जो हम स्थानीय बाहरी से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो योग्य उम्मीदवार है, अगर उसको, और जो वास्तव में ईमानदार उम्मीदवार है उसको अगर हम समाज और सरकारें मिलकर और अच्छे जनप्रतिनिधियों का हम चयन करके आगे उनको बढ़ाएं तो स्थानीय और बाहरी को इतना बड़ा मुद्दा मैं नहीं समझता हूँ। अभी जो है, अभी जो कोरोना महामारी बड़ी है, जो उफान पर है, बड़े जोर से चल रही है, काफी जैसे कल भी देखा जाए तो 247 कोरोना पॉजिटिव अपने राजसमंद में मिले। ऐसे में चुनावी सभाएं और चुनाव का जो मैनेजमेंट हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और प्राकृतिक ऐसी परिस्थितियां बने तब एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हम परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव को भी टाल दें। हो सकता है कि जहाँ चुनाव है वहाँ कराना आवश्यक हो, मगर नहीं करा पाए तो उन चुनावों को रोक देना चाहिए, और उससे राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेकर व्यवस्था दिखाए। जब मानव जाति पर संकट हो तो ऐसी परिस्थितियां हम न आने दें, और ऐसी चुनाव भी हो तो उनको रोकना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? कुलदीप सोनी नाम है मेरा। राजसमंद में अभी जो चुनाव हो रहा है, अभी नए विधायक बनने वाले हैं, आप इस राजसमंद में नए विधायक से क्या चाहेंगे? हम तो चाहेंगे जैसे राजसमंद झील के बारे में पूर्व में भी काफ़ी लोगों ने बयान दिए हैं या कोशिशें करी है, पर वो ज़मीनी स्तर पे अभी तक वो क्रियान्वित हुई नहीं। हम यही चाहेंगे कि नए विधायक जो भी बने किसी भी पार्टी से, और राजसमंद झील के लिए ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई करे, पर्यटन स्थल ताकि इससे सुधरे, लोग को वो पर्यटन का लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, ज़मीनी स्तर पे लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, हवा में बातें ना हो केवल, यही चाहेंगे हम। अभी जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है कौन सी सरकार सही काम कर रही है जनता के लिए? केंद्र तो अपना काम कर ही रही है, वो बड़ा विस्तृत दायरा है उनका, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो राज्य के लोग हैं, जिले के लोग हैं, उनके लिए
जमीन स्तर पे कुछ काम हो, जैसे बिजली बिल का मुद्दा है, बिजली बिल बढ़ा है इस बार, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कुछ टैक्सेस में कमी करे सरकार। अभी इन 10-15 सालों में क्या बदलाव हुआ क्या इन राजसमंद में? बिल्कुल बदलाव तो देखा जा सकता है, पर अब और भी नए बदलाव की जरूरत है। जैसे बनास पुलिया का मामला है, चित्तौड़ जाने वाले लोगों को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, ये बने। फीडर वाला जो मामला है, ये कुछ इसमें भी कुछ सुधार हो। राजसमंद झील को भरने के लिए सरकार कुछ पर्याप्त कोशिश करे। में आपका स्वागत है। अभी जो राजसमंद में उपचुनाव होने जा रहे हैं, हम आपसे जानेंगे कि राजसमंद में किस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। नए जो भी विधायक बनते हैं तो उनसे आप राजसमंद के विकास को लेकर के क्या क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा ज्यादा हावी है। विकास के वादे और विकास के दावों के बीच स्थानीय और बाहरी का मुद्दा आ गया, जो ये ठीक बात नहीं है। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी हमारी लोकसभा सांसद रही थी, उदयपुर सांसद संसदीय क्षेत्र में था राजसमंद। उसके बाद वे हमारे स्थानीय नेता कोई भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं आ पाए, तो उन्हें मौका मिला और वे विधायक चुनी गई। उन्होंने अपने कार्यकाल में मतदाताओं पे, जनता में अपनी अच्छी पेड़ बना दी थी। आज उनके मरने के बाद भी उनकी जनता में बेहद अच्छी लोकप्रियता है। वैसी लोकप्रियता इन सालों में कोई नहीं बना पाया, पर उसके साथ साथ ही कुछ बातें ऐसी हुई जो राजसमंद के लिए ठीक नहीं हुई। हमें उनकी जो काबिलियत थी उसके अनुसार हमें लगा था कि वे उनके सांसद रहते नाथद्वारा तक ब्रॉडगेज वे लाए। जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब उन्होंने सांसद महोदय ने नाथद्वारा को ब्रॉडगेज से जोड़ने की मांग की थी, तो लालू प्रसाद जी ने तुरंत नाथद्वारा को ब्रॉडगेज से जोड़ दिया। हमें भी आशा थी कि एक सशक्त नेता हमें मिली है तो हमें भी ब्रॉडगेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ऐसी कई चीजें हमें सौगात मिलेगी, पर ये सारी चीजें वे नहीं कर पाई। इसके उलट अब जब कांग्रेस हमारे सामने बात करती है तो ये सही भी है कि सीपी जोशी की दूरदर्शिता की वजह से हमें 2-2 4 लेन कांकरोली राजसमंद को मिले। बागेरी नाका का पानी हर गांव तक पहुंच रहा है। तो उसे हम एक इनके वादे घोषणाएं सुनते आ रहे हैं कि राजसमंद में मार्बल मंडी की कोशिश की जाएगी, बनाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा, इस झील को भरी रखे जाने के, सदा भरी रखे जाने के उपाय किए जाएंगे। और बड़े दुख की बात है, मार्बल धीरे धीरे राजसमंद से खत्म होता जा रहा है। हमारी जो अपेक्षाएं थी इसी सशक्त नेता होने के बावजूद अभी तक पूरी नहीं हो सकी। मेडिकल कॉलेज तो नहीं खुला। आरके हॉस्पिटल इतना बड़ा परिसर है कि उसके अंदर मेडिकल कॉलेज से जोड़ के उसको डेवलप किया जा सकता है, परंतु आज भी महज 100 बेड का ही हॉस्पिटल है, जबकि नाथद्वारा छोटा हॉस्पिटल होते हुए भी वो 150 या 200 बेड का है। वो सारे मापदंडों को पूरा करता है जो मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है कि जिला मुख्यालय होते हुए भी हर सुविधा से महरूम है। अभी कोविड की स्थिति ऐसी गंभीर हो गई है, पूरे 1 साल भर सबने उसको भुगता है, हमारी स्थितियां बहुत खराब रही। और एक आज हमारे कोरोना की जांच के लिए भी लैब यहाँ पे नहीं है। और अभी मैं जैसे कोरोना लैब की बात करी तो कोरोना लैब भी जैसे नाथद्वारा ट्रांसफर हुई है तो वो उन नेता की क्षमता है। आप इसको कैसे देखते हैं? राजसमंद की चीजें जो नाथद्वारा ट्रांसफर होती है तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि उन सीपी जोशी साहब की काबिलियत है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए वे काम करते हैं, और ये हमारी विधायक महोदय की कमजोरी कही जाएगी कि राती वे अपना पूरी कोशिश करती तो संभवतः सारी चीजें यहाँ पे होती। जोशी साहब से शिकायत तो है ही है कि वे अपनी सोच है और हृदय को विशाल नहीं कर पाए। एक संकुचित तरह के उन्होंने काम के संकीर्ण विचारधारा रखते सिर्फ सारा विकास उनके हिसाब से नाथद्वारा ले जाए, तो दिल को खुला रखते तो राजसमंद का विकास भी करते। तो आज हो सकता है कि अगले सांसद यहाँ के होते या मुख्यमंत्री हो सकता है राजसमंद के भी होते हैं। कांकरोली, राजसमंद और ये तो नाथद्वारा शुरू से जुड़े हुए शहर हैं दोनों, तो उनको हमेशा साथ लेकर रहना चाहिए। अभी जैसे इस राजसमंद में प्रमुख जो जरूरतें हैं जैसे झील भरना या और भी जो यहाँ की प्रमुख मांगे हैं, इसको लेकर के आप बताएं कि राजसमंद में क्या प्रमुख मांग क्या है, क्या जरूरत है? देखो साहब, राजसमंद शहर का नामकरण राजसमंद झील के नाम से हुआ है। ये राजसमंद झील हमारी लाइफलाइन भी है और सभी के लिए पूजनीय भी है। इसके तट पर द्वारकाधीश मंदिर है, वो पूरा गाँव बसा हुआ है। हम जानते हैं कि 1973 के बाद
सॉरी 2017 में झील भरी, जो लगभग 44 साल बाद झील भरी थी। इससे पहले झील कैसे मौका आया जब झील पूरी सूख गई, खेल का मैदान बन गई। इस झील को सदा भरने के लिए कई योजनाएं हमारे सामने लाई गई। एक बार तो माही से पानी लाने की बात कही, दूसरी बार देवास से पानी लाने की बात की गई, और दोनों वादे पूरे नहीं हो सके। कम से कम खारी फीडर को चौड़ा करा दिया होता तो सब जो घर से जा रहा पानी वो इसमें आ जाता, और यहाँ से वापस परावर्तित होके ये झील को भर के वापस बनास में जाके मिल जाता, और आगे वालों को फिर फायदा हो जाता। परंतु ये नहीं हुआ, इसका बड़ा अफसोस है। हालांकि किरण जी ने छोटे मोटे काम काफी किए हैं, पर जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप और उसके अनुरूप कोई काम नहीं हो पाए। अभी जो है राजसमंद में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, कोरोना महामारी इन दिनों बहुत बढ़ गई है। जैसे 247 कल पॉजिटिव आए, और कोरोना की गाइडलाइन का कहीं इस चुनावों में देखने को पालन करते हुए कोई नेता नहीं दिख रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का भयावह रूप हम बड़े शहरों में देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इस उपचुनाव के चलते राजसमंद की ऐसी कोई परिस्थितियां बिगड़े। मुझे तो लगता है कि ये नेता लोग क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं समझ रहे। इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हजारों संख्या में समर्थकों को बुलाया, सभाएं की है, और रही सही कसर गुलाब चंद कटारिया के जो बयान थे उसके बाद मुझे विवाद के चलते करणी सेना के जो लोग आए उन्होंने रैली आयोजित करके जो राजसमंद का माहौल बिगाड़ा है कोरोना की दृष्टि से। ठीक है, उनका विरोध जायज हो सकता है, नाजायज में इसके बारे में मैं नहीं कहता, ना बीजेपी कांग्रेस के बारे में कुछ कहता हूं, पर ये जो सभाएं हुई है इससे कोरोना के रोग में वृद्धि होगी, प्रसार होगा। इसका भुगतान हमें जनता को उनको खुद का करना होगा। नेता तो आज ही कल चले जाएंगे, कल तो सारे नेता राजसमंद चले भी गए, पर ये उनकी ये बिल्कुल सही नहीं था। इनको प्रचार इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कर सकते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते थे, या न्यूज एजेंसी न्यूज समाचार पत्र जारी कर सकते, घर घर जाके ये वोट मांग सकते थे, पर ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं दोनों पार्टी के लिए बुरा कहूंगा। अभी इस चुनाव में एक चीज के भी बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी काफी चला, इसको लेकर के आपके क्या विचार है? देखिए साहब, कांग्रेस की राजनीति का संचालन होता है नाथद्वारा से, और उदयपुर संचालन होता है भाजपा। दोनों की विकट स्थिति है कि हमारे यहाँ दोनों ही पार्टी के नेता हैं, पर वे अपने आप को आगे नहीं ला पाए। कुछ दोष रहते हैं, किरण जी महर्षि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, पर उन्होंने खुद को अपने आप के लिए तो तैयार कभी नहीं किया। वे नगर पालिका बाद में नगर परिषद स्तर तक ही सीमित रहे। ठीक है, किरण जी का कद काफी ऊंचा हो चुका था, पर वे जनता के बीच में काम करते, उनके किसी भी काम में सुख दुख में आगे आते, तो हो सकता है वे किरण जी के बराबर आ पाते, पर उन्होंने ऐसे कोई प्रयास किया नहीं। अब किरण जी को दोष दें या सीपी जोशी को दोष दें या देवकीनंदन गुर्जर काका को दोष दें, ये फालतू बातें हैं। पिछले हमने 20 सालों से देखा है, यहाँ में किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने अपने आप को जनता के बीच में ले जाके इस तरह से पेश नहीं किया कि आने वाले समय पर वो किसी बड़े चुनाव को लड़ सकता हो। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, किसी ने नहीं किया। अलबत्ता ये जरूर हुआ है, अगर वो किरण जी से असंतुष्ट हुए तो उन्होंने दूसरे गुट में मिल गए और एक दूसरे गुट के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। और हम जैसे भाजपा के जो वोटर्स थे, वो मतलब दुखी मन से उनको देखते क्या कर रहे हैं, और मैं कहना नहीं चाहूंगा आज भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। दिया जी एक बहुत योग्य सांसद है, हमें सौभाग्य मिला है कि दिया जी हमारे नेतृत्व कर रही हैं संसद में, और हमारे लिए काफी कुछ कर सकती है, परंतु इनकी आपस की लड़ाई से हमने बहुत कुछ गलत होते देखा है और देख रहे हैं। और भगवान की इनको बंद कर देना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना है तो इस गुटबाजी को बंद करें। अभी जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इन दोनों सरकारों के कार्य को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार तो वेंटिलेटर पे है, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं, मौका नहीं चूक रही है उनको हटाने का। केंद्र सरकार के काम को निश्चित रूप से सराहनीय है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो बरसों से सिर्फ उनके नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, वो मोदी जी ने बिल्कुल उनको तुरंत समाप्त कर दिए या करवा दिए किसी भी तरह से, और हमें खुशी है मोदी जी से जैसा नेतृत्व मिला। अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, ठीक है वो पार्टी के सब करते हैं, पर मोदी जी का सहारा वही है, पीछे उनके वो हैं। तो केंद्र सरकार के काम से तो हम पूरा संतुष्ट हैं, पर राज्य सरकार को कुछ मौका नहीं मिल रहा है। पिछला जनमत ऐसा रहा कि गहलोत साहब अपने आप को संभालने में, सरकार बचाने में रहे, 2 साल तक कुछ काम नहीं कर पाए। अभी उपचुनाव भी कोई विशेष उन्हें कोई सहायता करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसी से खबरें आ रही है कि पायलट गुट फिर असंतुष्ट हो रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। तो हम तो पूरे चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जयवर्धन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर?
धीरज कुमार पालीवाल। अच्छा, अभी जो राजसमंद में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है राजसमंद की क्या जरूरतें हैं? नए विधायक से आप राजसमंद में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा ये विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसके अंतर्गत मेरे हिसाब से अभी स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि न तो इससे प्रदेश की सरकार पर न ही केंद्र की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है। व्यक्तिगत प्रभाव के कारण स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, जो विगत कई वर्षों से समाधान नहीं हुआ है, वो मुद्दे ज़्यादा हावी रहने की संभावना है मेरे हिसाब से। यहाँ पर राजसमंद में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर काम होना चाहिए? देखो, राजसमंद के मुद्दे तो मैंने बताए हैं, जैसे कि ब्रॉडगेज का काम अधूरा पड़ा है, ये बनने की हर सरकार हर चुनाव में बातें होती है, भाई हम आएंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अभी तक वो मुद्दा भी अच्छा पड़ा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना द्वारकाधीश जी का मंदिर है, और मेवाड़ के जो अपन कहें एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी अपने राजसमंद के समृद्धि ही है। उसके अलावा चारभुजनाथ का मंदिर भी है, लेकिन यहाँ पर्यटन की दृष्टि से ऐसा कुछ भी विशेष ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिससे मतलब बाहर के लोग आकर के यहाँ दर्शनार्थी लाभ ले सके और यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ न कुछ इनकम वगैरह हो, ऐसे भी अभी कोई ऐसी सुविधाएँ नहीं दी गई है। हाँ, अभी इन 10-15 सालों में राजसमंद में कुछ विकास हुआ? देखो, विकास तो हुआ ही है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। हर सरकार आएगी, हर विधायक आएगा, वो अपने कार्यकाल में विकास करवाता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो फट करके जो काम होने चाहिए ना, वो अनिवार्य है। जैसे मेवाड़ के चारों धाम को जोड़ने की अगर बात करें तो ये एक विशेष कार्य होता है। 2.5 साल में कांग्रेस कह रही है 2.5 साल हमें दे दो तो हम यहाँ पर विकास करेंगे, इसमें आपको क्या कहना है? आप क्या आश्वस्त हो 2.5 साल में विकास कर पाएंगे? देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ बीजेपी की विधायक है वहाँ कांग्रेस सरकार विकास नहीं करना चाहती है, इसलिए वो ये कह रही है कि भाई यहाँ 2.5 साल में कर दो तो हम विकास करेंगे। तो सरकार का ये मानसिकता होनी चाहिए कि 200 ही विधायक यहाँ से चुन के आए हैं, वहाँ पर विकास होना चाहिए। 2.5 साल का बखेड़ा नहीं होए। इससे अच्छा है कि अभी जैसे 100 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के हैं, तो क्या वहीं पे विकास हो रहा है? उसके अलावा और कोई विकास नहीं हो रहा है क्या? और 2.5 साल इनको देने के बाद ही राजसमंद में विकास होगा क्या? सरकार उसके बाद ही राजसमंद की तरफ ध्यान देगी था। अगर ऐसा है तो ये अच्छी मानसिकता है मेरे हिसाब से। अभी ये एक मुद्दा और भी चल रहा है, स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? मेरे हिसाब से राजसमंद के अंदर जितने भी छोटे स्तर से बात करें, जितनी भी सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से प्रिंसिपल से लेकर के कलेक्टर से लेकर के एसपी तक सब बाहर ही है, लोकल कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वो सबसे बड़ी बात है कि राजसमंद का भला चाहे ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। क्या यहाँ राजसमंद में किसी स्कूल में प्रिंसिपल अलवर से लगा हुआ है, तो क्या वो राजसमंद के स्कूल का भला नहीं चाहेगा क्या? यहाँ की जिम्मेदारी मिलने के बाद सारा सभी का जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा उसका देख रेख करे, उसका ध्यान रखे, अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करे। जो अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन करेगा वही यहाँ का भला चाहेगा। अभी जो है चुनाव हो रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हैं, कोरोना के आंकड़े रोजाना चौंकाने वाले मिल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, कोरोना के हिसाब से तो इसमें मैं सभी राजनीतिक दलों को मुझे आपत्ति है कि अगर ऐसी स्थिति चल रही है देश में, वापस भयंकर स्थिति आने वाली है, और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ। नमस्कार सर, जयवर्धन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? निखिल कच्छारा। अच्छा, अभी जो विधायक बनने वाले हैं, तो नए विधायक से आप राजसमंद के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आप परिवर्तन करना चाहेंगे यहाँ पर? राजसमंद में सर देखिए, ऐसा है कि विकास के लिए बहुत ज़रूरत है और बहुत आयाम है विकास के प्रति। आज मेन मुद्दा हमारा राजसमंद की झील बढ़ना है और मार्बल मंडी घोषित करना है, और वाटर स्पोर्ट्स झील में तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और मार्बल मंडी में रॉयल्टी ये सब ज़्यादा लग रही है तो इनको थोड़ा कम कराना है। तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि अभी नगर परिषद में हाल ही में हमारे युवा नेता अशोक जी टांग बने हैं, जो जन जन के चहेते हैं। ऊपर गहलोत साहब बैठे हैं, कांग्रेस के हैं, तो इस बार 2.5 साल के लिए तनसुख जी को मौका दिया जाए, तो ताकि, और शहर में पूरे माहौल ऐसा ही है कि अब इस बार 2.5 साल तनसुख जी के नाम पे। अब आप नमन जी व्यास हैं, ये हमेशा भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है नमन जी ने, और इस बार ये राजसमंद के विकास के हेतु लोगों से, हर जन से अपील कर रहे हैं कि
यहाँ पर इस बार तनसुख जी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। अभी जो है राजसमंद का जो चुनाव चल रहा है, यहाँ पर बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे हैं और चुनाव की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। आपको क्या लगता है यहाँ कुछ गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था? बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं सर, गाइडलाइन का बिल्कुल पालन होना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा है। भले कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई या निर्दलीय कोई भी कैंडिडेट हो, गाइडलाइन का पालन तो कोई नहीं कर पा रहा है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी सभाओं में कम से कम जाएं और मास्क जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अभी एक मुद्दा जो चल रहा था स्थानीय और बाहरी, आपको क्या लगता है स्थानीय और बाहरी मुद्दा इस चुनाव में प्रभावित रहता? क्षेत्र की राजनीति में, वहाँ के विकास में इस मुद्दे का कोई मूल्य है? बिल्कुल सर, स्थानीय और बाहरी का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि अगर हमें कोई समस्या होगी, आज मेरे को मोहल्ले में कोई समस्या है, अगर मेरा कोई पड़ोसी है तो मैं उसके पास पहले जाऊँगा, और बाहरी कोई होगा दूसरे मोहल्ले में जाना तो एक बार अपने को जोर आएगा। और इस बार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तो वो तो मैटर कर ही रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कड़ी से कड़ी मिलाने जरूरी है। अगर हम विपक्ष की किसी पार्टी को जिता देंगे, दीप्ति जी को जिता में या किसी और को भी जिता में तनसुख जी के अलावा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई कल अपने को 2.5 साल यही सुनने को मिलेगा कि भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊं, गहलोत तो आगे से पैसा नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस बार सीपी जोशी साहब पूरा विकास करने के मूड में राजसमंद के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, और इसलिए आप सभी से निवेदन है आप भी कड़ी से कड़ी मिलाएं। अभी जैसे कांग्रेस कह रही है 2.5 साल हमें, तो हम यहाँ पे विकास करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो क्या राजसमंद में वो विकास नहीं करने देंगे? सर, स्वाभाविक सी बात है कि मेरे विपक्ष का कोई होगा। आज प्रैक्टिकली अपन देखें, नेताओं का चीज़ें उनका सोचना अलग होता है। आज मैं मेरे लेवल पे देखूं, अगर मैं कहीं नेता में बैठा हूँ, मेरे विपक्ष का कोई आएगा तो मैं, स्वाभाविक बात है कि मैं भी पैसा नहीं दूंगा। भाई जब मेरे को आप हरा रहे हो तो मैं पैसा किस चीज़ के लिए आपको दूँ? नहीं, पर जनप्रतिनिधि जो बनता है, जनता का प्रतिनिधि है, वो जिले या उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है, वो विधायक चुनता है, वहाँ की जनता चुनती है। और राज्य सरकार की ये प्रमुखता है कि वहाँ पर 200 ही विधायक हैं, उनको समान रूप से विकास हो। क्या इसका पालन नहीं होना चाहिए? पालन होना चाहिए। आप बताओ ना सर कि 17 साल हमने हमारे यहाँ पे भाजपा को जिताया, आज तक भाजपा ने क्या विकास कराया? क्या राजसमंद में आपको इन 10-15 सालों में कोई विकास नहीं दे रहा है? आप बताओ ना, एमएलए एमपी के काम क्या होते हैं सर? अब ये नाली बनाना, रोड बनाना, ये तो काम हमारी मूलभूत सुविधा है। लाइट लगाना, ये हमारी मूलभूत सुविधा है। अगर इनको कोई विकास में गिनाता है तो ये बहुत गलत है, वो नेता ही गलत है। अगर ये चीज़ों का आप विकास में गिना देंगे कि ये नाली बना दी हमने, रोड बना दी, ये नहीं। एमएलए एमपी का काम क्या होता है? आप सब समझदार हैं, जनता समझदार है। एमएलए एमपी का काम क्या होता है? आसिफी साहब सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने दोनों 4 लेन बनाई। किसी आज तक उन्होंने नहीं गिनाया कि मैंने 4 लेन बनाई। बाघेरी का नाका बनाया, जो इतनी बड़ी योजना है, जो ठेठ आमेर तक पानी पी रहा है, बाघेरी का नाका से ठेठ आमेर तक पानी पी रहा है सर। अच्छा, अभी जैसे आपने सीपी साहब का नाम लिया, सीपी साहब ने जैसे जिला स्तरीय कुछ सुविधाएं नाथद्वारा में ट्रांसफर की, क्या ये चुनाव जीतते हैं तो हम ये उम्मीद करें कि वो सुविधाएं वापस राजसमंद में ट्रांसफर होगी? सर, ये आपकी बात सही है। सीपी साहब ने उनको कौन से विधानसभा के क्षेत्र में जिताया? हाँ, वो नाथद्वारा। तो वो नाथद्वारा के क्षेत्र के लिए काम करते तो क्या गलत करते हैं? या तो हमारे यहाँ के विधायक में जोर होना चाहिए था यहाँ के काम करने के लिए। आज सीपी साहब चाहते तो आरके हॉस्पिटल भी नाथद्वारा ले जाते, मेवाड़ क्लब बनाया तो वो भी नाथद्वारा ले जाते। दोनों का कार्य का उद्घाटन सीपी साहब नहीं किया हुआ है, वो भी चाहते तो नाथद्वारा ले जाते। वो तो राजसमंद के लिए दिया ना, और उनमें जोर था, हमारे यहाँ के नेता में जोर नहीं था, इसलिए हम पीछे रह गए। अभी ये जो कटारिया ने जो बयान दिया है, इस बयान का इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? ये बयान कितना महत्व रखता है और इस तरह के बयान देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इस पर क्या बोलेंगे? सर, बयान तो देखो बिल्कुल गलत दिया है। और महाराणा प्रताप हम सबके आदरणीय हैं, 36 कौम के देवी देवता हैं महाराणा प्रताप, और हम हमेशा महाराणा प्रताप के वंशज हैं। 36 कौम उनके वंशज है। और इस बयान का तो सर वो चुनाव में क्या होता है वो क्या नहीं होता वो तो पता पड़ जाएगा, इसका तो हमें भी नॉलेज नहीं है। और मैं जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से आदरणीय विजय जी शर्मा जो हमारे पत्रकार हैं, इनके माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार 2.5 साल के लिए, मात्र 2.5 साल के लिए तनसुख जी को मौका दें। जो हमारे भामाशाह हैं, जिन्होंने खुद की जेब से इतने करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल हॉस्पिटल ये बनाए, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं सरकार पैसा नहीं देगी तो वो जेब से पैसा लगा के खर्च करने की औकात रखते हैं। और जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आप कड़ी से कड़ी जोड़ें और तनसुख जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत।